बारी आती है इटावा लोकसभा क्षेत्र की। अगर हम क्षेत्र की बात करें, इसमें कितनी विधानसभाएं आती हैं और कहाँ-कहाँ की विधानसभा जो है इस लोकसभा में जो है कवर होती है। इटावा लोकसभा की बात करें तो इटावा लोकसभा से इटावा सदर की विधानसभा है और इसके साथ भरथना विधानसभा है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो औरैया की दिव्यापुर विधानसभा है, औरैया की औरैया सदर विधानसभा है और सिकंदरा तो कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा। ऐसे करके लगभग ये 5 विधानसभाओं का समन्वय है। लेकिन रामशंकर कठेरिया क्या है कि कठेरिया समाज से आते हैं। दूसरी बात, इनका भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। तो कठेरिया समाज एससी में आता है? जी बिल्कुल, कठेरिया समाज एससी में आता है। ऐसी कई जातियां हैं जो एससी में आती हैं और रामशंकर कठेरिया का ये समाज भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2 बार के वो सांसद वहाँ भी रहे। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि राजनीति के वो पारंगत खिलाड़ी हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपिता की टीम मौजूद है इटावा लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर चुनाव 13 तारीख को यानी कि चौथे फेज में है। और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर अमित तिवारी जी, जो कि यहाँ के संवाददाता हैं हमारे, और हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या कुछ जो है यहाँ पर जो पार्टियां हैं उन्होंने कौन कौन से कैंडिडेट्स उतारे हैं और उन कैंडिडेट्स का कितना जो है प्रचार प्रसार चल रहा है क्षेत्र में, और क्षेत्र के मुद्दे जो है वो कितना प्रभावशाली उनके प्रचार पे पड़ रहा है। तो सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी की, बीजेपी ने यहाँ पर रामशंकर कठेरिया को प्रत्याशी बनाया, सांसद थे वो, और दोबारा उन पर भरोसा जताया गया। तो सबसे पहले तो आइए बात करते हैं आखिर टिकट जो है वो इन्हें कैसे मिल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो इटावा लोकसभा में पिछली बार जिस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उस समय के दौर में रामशंकर कठेरिया को टिकट दिया गया था। और रामशंकर कठेरिया आगरा में सांसद थे और वहाँ से इटावा आए। इटावा हालांकि उनका गृह जनपद इटावा है और यहाँ जो भरथना तहसील है वहाँ का एक ग्राम है नगरिया सराबा, वहाँ का उनका जन्म है, वो उनका पैतृक गांव है। वहाँ शुरू से वो आते जाते रहे हैं। उनके लिए उस समय चुनाव लड़ना बड़ा चैलेंजिंग था। और यहाँ पर जब चैलेंज के दौर में उन्होंने जब चुनाव कैंपेन किया, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ जो 2019 के चुनाव की है, कैंपेन करने के साथ साथ जब क्षेत्र में गए तो जब बसपा सपा के गठबंधन को चैलेंज को स्वीकार करते हुए जब कैंपेनिंग की तो उस समय उन्होंने जीत हासिल की और लगभग 60,000 वोट से उन्होंने जीत हासिल हुई। इसके बाद बात आई कि क्या ऐसी भी चर्चाएं शुरू हुई इटावा लोकसभा में कि अब रामशंकर कठेरिया का टिकट कट रहा है। इस चुनाव में रामशंकर कठेरिया के टिकट कटने की बड़ी जोरदारी से चर्चा चली, बहुत ज़्यादा रहा भी। और व्यक्तिगत मैंने बात की रामशंकर कठेरिया जी से, तो जब मैंने पूछा कि क्या इस बार आपको टिकट की क्या संभावना है, कहाँ कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद भी बताया कि मैं चाहता हूं कि मुझे मौका लगेगा तो मैं आगरा से भी लड़ सकता हूं और मैं हाथरस से भी लड़ सकता हूं और लास्ट में अगर पार्टी मुझ पर भरोसा इटावा के लिए जताएगी तो मैं इटावा से भी लड़ूंगा। मतलब वो अपने आप में पहले क्लियर नहीं थे? हाँ बिल्कुल, और उनको भी लग रहा था कि टिकट कट गया। जब मेरी बातचीत में उन्होंने ये बात बताई तो वो अपनी तैयारी 3 जगह से कर रखी थी। हालांकि इस तैयारी के साथ साथ वो ये भी मान रहे थे कि फिर पार्टी जहां पर भरोसा जताएगी वहां जाएगी। और इटावा लोकसभा एक आरक्षित सीट होने की वजह से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, उस सभी के लिए एक कैंडिडेट चुनना अनुसूचित जाति से जो दलित वर्ग से आता हो और चुनाव लड़ सकता हो, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। क्योंकि संख्या में भी देखा जाए तो राजनीति में कम लोग होने की वजह से ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसमें रामशंकर कठेरिया पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर टिकट दे दिया। लेकिन रामशंकर कठेरिया क्या है कि कठेरिया समाज से आते हैं। दूसरी बात, इनका भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। तो कठेरिया समाज एससी में आता है? जी बिल्कुल, कठेरिया समाज एससी में आता है। ऐसी कई जातियां हैं जो एससी में आती हैं और रामशंकर कठेरिया का ये समाज भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2 बार के वो सांसद वहाँ भी रहे। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि राजनीति के वो पारंगत खिलाड़ी हैं। और जो बातचीत की शैली है और जो कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की शैली है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो संघ में भी जुड़े रहे तो उन्होंने काम किया। तो उन प्रोफेसर भी हैं? हाँ, प्रोफेसर भी हैं। और प्रोफेसर वो आगरा यूनिवर्सिटी में वहाँ टीचिंग, तो वो प्रोफेसर ही असली कहे जाते हैं। क्योंकि जिस समय वो पहली बार सांसद बने थे तो ये बताया गया था कि आगरा में वो सांसद बने तो उस समय वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी।
तो निश्चित ही रामशंकर कठेरिया की एक शैली दबंग शैली के रूप में देखी जाती है। और यहाँ कार्यकर्ताओं की बात को जोरदारी से रखना और कार्यकर्ताओं की बातचीत के साथ साथ लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने ये बात कहना कि नहीं ये काम होना है, ये रामशंकर कठेरिया की शैली थोड़ी अलग है। और दूसरी बात, रामशंकर कठेरिया की बात करें तो रामशंकर कठेरिया के साथ एक और प्लस पॉइंट ये है कि रामशंकर कठेरिया ने जब चुनाव उस दौर में जीता जब गठबंधन था, तो इस बार रामशंकर कठेरिया हालांकि मेहनत कर रहे हैं, टिकट मिला है, फिर से तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। और संभावना क्या रहेगी ये तो परिणामों के बाद ही पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आएंगे। लेकिन रामशंकर कठेरिया का जो अपना व्यक्तित्व है वो यही है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों को जुड़े रखते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो असली मेन सवाल है कि फिर से उन पर भरोसा जताया, उसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि रामशंकर कठेरिया ने क्षेत्र में काम कराया, ऐसा बड़े बड़े काम, जैसे एक सांसद होने के नाते, जैसे कई बार ये चर्चा आती है कि कितने पुल बनवाए होंगे, तो पुल, कई सारे पुल वो गिनाते हैं, रामशंकर कठेरिया खुद ही गिनाते हैं कि मैंने 50 बड़े पुल बनवाए हैं, 50 बड़ी सड़कें बनवाई हैं, हाईवे है, रेलवे स्टेशन के काम है, तो ऐसे करके कई काम है। एक रिसेंटली जो इटावा का एक फ्लाईओवर बना रामनगर फाटक वाला, उसके लिए तो बहुत कम ड्यूरेशन में बनवाया। तो जो केंद्र की योजनाएं हैं ट्रेनों के ठहराव को लेकर के और रेलवे की योजनाओं को लेकर के, तो ऐसा देखा जाता है कि इसमें रामशंकर कठेरिया ने बढ़ चढ़ करके काम कराया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि फिर से इन पर भरोसा किया जा सकता है। और कि योगी सरकार में उन्हें जो है महत्वपूर्ण विभाग भी दिया गया था, मंत्री बनाए गए थे वो। हाँ, नहीं, केंद्र की सरकार में राज्य केंद्रीय मंत्री रहे वो, और वो एचआरडी मिनिस्टर रहे और SC ST आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो ये भी संभावना है कि अगर वो जीतते हैं यहाँ से तो फिर से सरकार, केंद्र सरकार इन पर भरोसा जता सकती है और इनको कोई भी विभाग दे सकती है। हालांकि रामशंकर कठेरिया का जो, जैसा ये माना जाता है कि एक कट्टर दलित की भूमिका में नहीं है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल और प्रत्येक समाज के साथ जुड़ाव रखना रामशंकर कठेरिया के स्वभाव में आता है। अब हमने बात की बीजेपी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के बारे में, अब आते हैं समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर दोहरे जी को प्रत्याशी बनाया, तो इनके बारे में जो है क्या कुछ प्रोफाइल है? जितेंद्र दोहरे नाम है ये। वास्तविक स्थिति में ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। जितेंद्र दोहरे बहुजन समाज पार्टी में 2 बार से जिलाध्यक्ष रहे और इसके साथ साथ जितेंद्र दोहरे जो है, जिस समय एक दौर आया अभी बीच में 2022 में कि 2000 जो चुनाव हुआ था 22 का, उसमें विधानसभा के चुनाव से पहले जितेंद्र दोहरे ने अपनी बड़े समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि जितेंद्र दोहरे का जो व्यक्तिगत संबंध है वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स से शुरू से रहा है और बहुजन समाज पार्टी के लिए जितेंद्र दोहरे ने जो मार्केट बनाई थी उसका फायदा इस बार जितेंद्र दोहरे उठा रहे हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि जितेंद्र दोहरे पर जो समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया उसके पीछे भी एक बड़ा रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इटावा लोकसभा की बात करें तो इटावा लोकसभा, इसके साथ साथ औरैया जनपद, इटावा जनपद और कानपुर देहात का सिकंदरा विधानसभा, ये सभी जोड़ करके ये लोकसभा में काम होता है। तो इस लोकसभा में निकालने के लिए यहाँ पर निर्णायक भूमिका में 2 जातियाँ देखी जा सकती हैं। इसमें औरैया में बात की जाए तो ब्राह्मण समाज है और दूसरा दलित समाज भी है। तो निर्णायक भूमिका में ये संख्या बल जो है किसी को भी जीत हार करा सकता है। ऐसी स्थिति में जितेंद्र दोहरे पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा इसलिए भी जताया है कि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, जो पीडीए का फार्मूला, वो जितेंद्र दोहरे से फिट बैठता है। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो पिछड़ा वर्ग जो समाजवादी पार्टी अपने कोर वोटर के जरिए लेना चाहती है, दलित वर्ग वो प्रत्याशी जो यहाँ इटावा में प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे है उनके माध्यम से दलित वोट को ये अपने पास गेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो अपने पास खींच सके और इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वोट है वो बनाया इनका परंपरागत तरीके से जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी को जितेंद्र दोहरे से बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता था और जितेंद्र दोहरे एक मेहनती जो देख रहे हैं फील्ड में, जिस हिसाब से जितेंद्र दोहरे कैंपेनिंग कर रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत चल रही है। और जितेंद्र दोहरे की मेहनत, जितेंद्र दोहरे का अपना जातीय समीकरण और जितेंद्र दोहरे के साथ लोगों का जुड़ाव, और जितेंद्र दोहरे एक सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति है और जितेंद्र दोहरे का जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बातचीत करना, पब्लिक के बीच में जाना, जितेंद्र दोहरे का एक जो नेता के अंदर गुण होते हैं वो है। दूसरा क्या है कि जितेंद्र दोहरे की पत्नी महेवा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख है और वो समाजवादी पार्टी से ही है, पवित्रा दोहरे। तो जितेंद्र दोहरे का जो राजनीतिक समीकरण है वो पूर्व से ही जुड़ा हुआ है। जितेंद्र दोहरे के बड़े भाई भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, वो भी अब समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। तो जितेंद्र दोहरे के साथ एक बड़ा वोट बैंक
जो दलित समाज का है वो जुड़ा हुआ है और इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया और जितेंद्र दौरे का फील्ड में कवरेज जो देखा है मैंने, वो बड़ी मेहनत के साथ कैंपेन चल रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात की, अब हम आते हैं बसपा पे, क्योंकि बसपा में अभी हाल फिलहाल में आकाश आनंद को जो है कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया। हालांकि उससे पहले उनकी जो रैलियां चल रही थी वो काफ़ी स्ट्रांगली चल रही थी, काफ़ी एक्टिव थे, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे और जो भाषण दे रहे थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा युवाओं को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन मायावती का फैसला आता है, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बसपा प्रत्याशी हैं, अगर उनकी हम बात करें तो क्या उनका जो है प्रोफाइल रहा है अभी तक? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की बात की जाए तो एक तो बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सारिका सिंह बघेल, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि सारिका सिंह बघेल का मायका, सारिका सिंह बघेल यहाँ पर एक घासीराम विधायक हुआ करते थे लखना विधानसभा से, उनकी नातिन है। तो सारिका सिंह बघेल का मायका पक्ष है और वो ये बात है देश की आज़ादी के बाद लगभग 60 और 67 के बीच की, जिस समय घासीराम यहाँ से विधायक बने थे। वो जाटव समाज से थे और उनकी ये नातिन है। सारिका सिंह बघेल की शादी देवेंद्र सिंह बघेल के साथ हुई और देवेंद्र सिंह बघेल के साथ हाथरस में इनका वहाँ पर ससुराल पक्ष है, तो वहाँ शादी हुई। तो उसके बाद से देवेंद्र सिंह काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे। तो देवेंद्र सिंह की पत्नी को टिकट मिला और सन 2009 में वो हाथरस से सांसद चुनी गई। तब भी बहुजन समाज पार्टी बसपा से बहुजन समाज पार्टी से सांसद रही। उसके बाद से एक लंबा समय काटा और फिर उनको चांस नहीं मिला और इस समय बहुजन समाज पार्टी ने इटावा लोकसभा से उनको टिकट दिया है। तो इटावा लोकसभा के परिसीमन की बात की जाए तो देखिए, सारिका सिंह बघेल की स्थिति जो इस समय वर्तमान में है, अगर उनका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा जाता है और कायदे से कैंपेन चलता है तो ऐसी स्थिति में और बड़ा ये कन्विंस करने में कामयाब हो पाती हैं। तो दलित वोटर्स अगर इन्होंने काटा और बहुजन समाज पार्टी में जो पाल बघेल समाज है वो अगर इन्होंने ले लिया, धनगर समाज है जो इनके पति के नाम से टाइटल से जो झलकता है, जो ओबीसी का वोटर है, वो अगर इन्हें मिला तो निश्चित कांटे की टक्कर हो जाएगी और सारिका सिंह बघेल खेल बिगाड़ सकती हैं। वो भाजपा का भी खेल बिगाड़ सकती हैं और वो सपा का भी खेल बिगाड़ सकती हैं। तब ऐसी स्थिति में इन दोनों कैंडिडेट के बीच में सारिका सिंह बघेल केवल एक ऐसी कैंडिडेट है कि जो आई तो बाहर से हैं लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव प्रचार में कैंपेन कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। लेकिन अब कितना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है और कोर वोटर क्या है कि वो ये मानता है कि या तो हम हाथी को वोट देंगे, उसको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, और वो हाथी और मायावती बहन जी जिस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे उसको वोट देंगे। अगर वो बसपा में वोट जाता है तो निश्चित सपा को नुकसान होगा और निश्चित ही भाजपा को भी नुकसान होगा। और अगर अब उस दलित वोटर्स को काटने में सपा अगर प्रयास करती है, कामयाब होती है, तो निश्चित भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। और अगर भाजपा ले पाती है वोट तो फिर सपा को नुकसान होगा। और अगर ये दोनों नहीं ले पाए तो निश्चित ही इन दोनों के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। हार जीत का आंकड़ा बहुत नियरेस्ट पहुंचेगा और कांटे की टक्कर हो जाएगी। तो यहाँ हमने जाना कि प्रत्याशी कौन कौन से थे और उनकी प्रोफाइल क्या थी, लेकिन अब बारी आती है इटावा लोकसभा क्षेत्र की। अगर हम क्षेत्र की बात करें, इसमें कितनी विधानसभाएं आती हैं और कहाँ की विधानसभा जो है इस लोकसभा में जो है कवर होती है? इटावा लोकसभा की बात करें तो इटावा लोकसभा से इटावा सदर की विधानसभा है और इसके साथ भरथना विधानसभा है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो औरैया की दिव्यापुर विधानसभा है, औरैया की औरैया सदर विधानसभा है और सिकंदरा, तो कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा। ऐसे करके लगभग ये 5 विधानसभाओं का समन्वय है। अब इन सभी विधानसभाओं की स्थिति ये है कि यहाँ पर तकरीबन लगभग 19 लाख वोटर है, जो जिसमें लगभग 8.5 लाख वोटर्स महिलाएं हैं और लगभग 9.5 लाख के आसपास के पुरुष वोटर्स हैं। अब इन वोटर्स की स्थिति ये बनी हुई है कि अगर इस वोटर में बात अलग अलग कास्ट की जाए तो इसका परसेंटेज पे अगर जाते हैं तो करीब करीब सभी की जातियों की भूमिका बराबर है। लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे बहुजन समाज पार्टी में दलित वोटर्स में दोहरे समाज का वोट जो है वो एक अच्छी भूमिका में है, ब्राह्मण समाज का एक वोट अच्छी भूमिका में है। और इसके साथ साथ जैसे ओबीसी में कुछ जातियां हैं जिसमें राजपूत समाज है, जिसमें पाल समाज है, ये भी अच्छी भूमिका में है, साक्य समाज है, ये भी अच्छी भूमिका में है। तो
इन सभी वोटर्स में जो जिसको पकड़ने में कामयाब हो जाएगा वो एक अच्छी वोट बैंक पा जाएगा और हार जीत की निर्णायक भूमिका में पहुंचेगा। अब बात आती है कि अगर ये वोटर्स अपने कोर वोटर्स की तरफ जाते हैं, अपनी कोर पार्टी की तरफ जाते हैं कि जिसमें वो हमेशा से परंपरागत देते आए हैं, तब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर जनरल अपना पूरा ले लेती है, ओबीसी में कितना अपना बचा पाती है, समाजवादी पार्टी दलित कितना काट पाती है, या बहुजन समाज पार्टी अपने वोटर्स को रोकने में कितना कामयाब हो पाती है, ये तो परिणामों पे ही पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण है वो लगभग यही है कि 19 लाख वोट है और जिसमें अगर 60% वोट गिरता है तो निश्चित ही इसमें निर्णायक भूमिका में ओबीसी वोटर भी जा सकता है और दलित वोटर्स भी जा सकता है। तो ये समीकरण की बात रही। अब आइए बात करते हैं कुछ वायरल जो है कंटेंट जो चल रहे थे। जैसे कि हमने देखा कि 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए इटावा में, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं और योगी आदित्यनाथ तो हम आप सबके बच्चों के लिए खप रहे हैं, बाकी जो विपक्ष है वो अपने बच्चों के लिए खप रहा है। तो इस बयान का जो है आसपास इटावा लोकसभा क्षेत्र में लोगों पर कितना असर आप देखते हैं? देखिए गौरव जी, प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए तो वो एक बड़ी जनसभा थी। उस जनसभा में मैनपुरी लोकसभा, कन्नौज लोकसभा और इटावा लोकसभा, तीनों लोकसभाओं को टारगेट किया गया था। और वहाँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बड़ी भीड़ थी। लगभग पार्टी की बात ना करें तो लगभग मैं मानता हूँ कि 50,000 से ऊपर की भीड़ जो मैंने देखी। उसके बाद जो बाहर भीड़ थी वो मेरी नज़र में नहीं थी, लेकिन बहुत सारी भीड़ की आंकड़ा था। प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच अपनी बोली उसमें ये बात जब कही कि उन्होंने एक बात और कही जो बड़ा चर्चा में रहा, एक बयान कि मुलायम सिंह नेताजी ने पहली बार जब मैं प्रधानमंत्री बना उस चुनाव में नेताजी ने कहा कि अगर मैं दोबारा आप आएंगे और उनका आशीर्वाद मुझे लग गया और नेताजी मुलायम सिंह मुझे आशीर्वाद देके गए। तो ये बयान इस क्षेत्र में देना जो मैनपुरी को भी प्रभावित करता है, जो कन्नौज को भी प्रभावित करता है और इटावा को भी। इटावा जन्मभूमि है मुलायम सिंह यादव की, इटावा। इसके अलावा मैनपुरी कर्मभूमि है, मैनपुरी लगातार समाजवादी पार्टी की रही है, और कन्नौज भी। कन्नौज में अखिलेश यादव इस समय प्रत्याशी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए, उनके वोटर्स को मैसेज देने के लिए ये प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ही जबरदस्त मैसेज था और बड़ा स्टेटमेंट कहा गया। इसके साथ साथ जब बात आई कि हम आपकी संतानों के लिए अपने आप को योगी जी खपा रहे हैं और बाकी के लोग अपनी संतान के लिए, तो ये एक राजनीतिक मैसेज है। और यहाँ मैसेज जैसे ही गया तो लोगों ने इस मैसेज को बड़ा पॉजिटिव वे में लिया। और ये बात बिल्कुल सच है कि जैसा लोगों की चर्चाओं में रहा, और भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा भी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी, रामशंकर कठेरिया अपने प्रचारों में बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं देश के लिए, योगी जी काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, लेकिन बाकी की पार्टियों के जो प्रत्याशी वो अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, ये भी अक्सर कहा जाता है कि जो सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी में अगर इनके घर में मैं उसी दिन प्रधानमंत्री के स्पीच से पहले एक नेता बयान दे रहे थे, जयवीर सिंह ने भी कहा था और सुब्रत पाठक ने भी, कि अगर इनके घर में 80 परिवार में लोग होते तो जो 80 लोकसभा में अपने ही घर के लोग खड़े करते थे। तो इस पे भी बड़ा चुटकियां लेते हैं सभी लोग। तो मैं इसको ये कह रहा हूं कि जितने भी बयान हैं इन सबका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता ही है और चर्चा भी रहती है। अब वोटर्स क्या सोचता है, क्योंकि वोटर्स का एक नजरिया ये है कि वो चाहता है मूलभूत सुविधाएं, वो चाहता है अपनी स्वतंत्रता, वो चाहता है डेवलपमेंट। इनके बाद फिर शुरू होती है बातें राष्ट्र की। तो यहाँ पर जैसे समाजवादी पार्टी के सामने मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का और इसके साथ साथ डेवलपमेंट का, वो अपनी बात कहते हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे मुद्दे लेकर के आती है। तो प्रधानमंत्री जी के इस कैंपेन का बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। और मैनपुरी है और कन्नौज है और इटावा, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मैसेज गया है। अब इसी को धीमे धीमे कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहे हैं और अपने कैंपेन में ये सब चीज़ें लागू कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा एक और जो एक कॉमन चीज हमें दिखी वो यह था कि पहले प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया, उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि ये सभी तमाम आरक्षण जो कि ओबीसी, एससी, एसटी का है वो उठाकर मुसलमान को आरक्षण दे देंगे। तो ये जो फैक्टर है ये यहाँ इटावा लोकसभा क्षेत्र में कितना जो है उस कम्युनिटी को असर डाल रहा है, या फिर ऐसी क्या चर्चा इसमें यहाँ कम्युनिटी में चल रही है? देखिए, आरक्षण को लेकर के तो समाजवादी पार्टी पहले से ही एक हमलावर थी बीजेपी के ऊपर। आरक्षण को लेकर के भी समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, लोकतंत्र खतरे में है, ये वोट डालने का अधिकार छीनना चाहते हैं और वो आरक्षण भी खत्म करेंगे। इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी शुरू से लगा रही थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद
प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया कि भाई हम जो आरक्षण की बात है कि दलितों को और ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देना, तो इसका प्रभाव ये है कि आरक्षण की चर्चा तो जनरल में नहीं होती है। जनरल वोटर में आरक्षण की चर्चा कोई नहीं होती है। एससी जो वर्ग है और ओबीसी वर्ग है वह आरक्षण को लेकर के जरूर चर्चा करता है। इसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रभावी है वो केवल एससी वर्ग पर है। ओबीसी वर्ग भी समझता है कि हमारे आरक्षण से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी आरक्षण का बेनिफिट नौकरियों में देखने को मिलता है और नौकरी और कॉम्पिटिशन्स में जितने भी एडमिशन है और कोटे हैं उन सब में ओबीसी में भी जनरल की तरह से कंपटीशन बराबर बना रहता है। एससी वर्ग थोड़ा प्रभावित होता है। तो निश्चित ही ये बात जब आरक्षण को लेकर के आती है तो एससी वर्ग को लगता है कि हमारे आरक्षण को खतरा ना हो, और एससी वर्ग लगातार आरक्षण को लेकर के वोट करता आया है। और प्रधानमंत्री के इस मैसेज के बाद निश्चित ही ये मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि एक वर्ग है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म को लेकर के राजनीति की है उन्होंने, और क्योंकि खुल के अब बात आ गई कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण छीन के दिया जाएगा। तो ये दोनों बातों में जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं हर आदमी को लगता है कि हमारा आरक्षण खत्म ना हो, तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब ये तो बाद की बात है कि कितना फर्क पड़ेगा ये तो देखने पे ही पता चलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का खंडन भी करती रही कि हम ना तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ना ही आरक्षण कभी कोई खत्म कर सकता है। लेकिन वहीं सत्ता विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इस पर हमलावर है और इसका फायदा इनको भी मिल सकता है। तो हमारे साथ अमित जी थे, जो कि साफ तौर पर इटावा लोकसभा क्षेत्र के बारे में हमें बता रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रत्याशी की प्रोफाइल और किस तरह से जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी जो प्रोफाइल, यानी कि लोकसभा क्षेत्र में कितने जो है प्रभावशाली जो है कौन से वोटर्स है, तमाम चीजें ऐसे हमने डिस्कशन की। ऐसे ही और आगे आपको डिस्कशन मिलती रहेंगी आगे की चुनावी यात्रा में। तो अगर आपको चुनावी यात्रा देखनी है, समझनी है, जाननी है ग्राउंड से, तो आप यूपी तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक जो है समीकरण हम समझाते रहेंगे। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।